दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज एक बार फिर से मैं जो है उपस्थित हुआ हूँ वीडियो लेकर के। जैसा कि आप कुछ लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में कमेंट्स किए थे कि आपके काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आते हैं, 8 दिन 10 दिन के बाद जो है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा मेन ऑब्जेक्ट यही है कि असम राइफल की सिस्टम और व्यवस्था में सुधार हो, लेकिन और मैं इसमें अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरी ईमानदार मन से, भाव से जो है इसके लिए मैं कार्य करूं। लेकिन सिर्फ भाव होने से ही नहीं होगा। अब आप सभी लोग जानते हैं कि असम राइफल के लोग जो 2006 के आसपास या उससे पहले जो पेंशन आए हैं, उनकी पेंशन क्या है, कितना उसमें जो है वो हुआ है, तुष्टीकरण हुआ है, कितना उसमें डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। और इसीलिए कुछ और करना पड़ता है, क्योंकि घर का उस पेंशन से घर का खर्चा चलाना आज के समय में बहुत मुश्किल है। शर्म आती है अपनी पेंशन बताते हुए, और इसलिए मैं नहीं बताना चाहता। तो मैं जो है एक बार फिर से ये जो है मैं आज जो मैंने, जैसा कि मुझे पहले कई एजीएम और में कहा गया कि तुम गृह मंत्री महोदय के लिए एक ज्ञापन बनाओ, मैंने वो बनाया। उसके बाद अरेवा संगठन के शीर्ष नेतृत्व द्वारा कहा गया, लेकिन जो है मेरे पास ये सारी जहाँ मुझसे ज्ञापन, लेकिन कोई भी एक्शन, मैंने सब वो अरेवा के माध्यम से ज्ञापन दिए थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल के बनाया, इसमें कई मैंने वीडियो असम राइफल की जो वास्तविक जायज़ समस्या है इसके बारे में बनाए हैं। आप मेरे चैनल को की अधिकतर वीडियो जो है मेरे असम राइफल की जो वास्तविक जो समस्या है उसका सबको साथ लेके, सबका विकास के आधार पर देश हित को भी ध्यान में रखते हुए असम राइफल के सिस्टम में सुधार करने के लिए मैंने कई वीडियो में कहा है कि असम राइफल को रक्षा मंत्रालय में पूरी तरह से इसको इन्फेंट्री रेजिमेंट बनाना इसका वास्तविक हक है, जायज़ हक है, क्योंकि इसका एक अव्वल नंबर का हमेशा जो है जो फौज ऐसे बिहड़ इलाकों में, कठिन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में देश की सेवा करती है, तो इसका हक है। तो मैंने इससे पहले जो है अरेवा शीर्ष नेतृत्व के कहने पर ज्ञापन भी बनाया था माननीय गृह मंत्री जी के लिए, मैंने अरेवा को दिया था। उसके बाद ये 2021 में जो है 29 दिसंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी हल्द्वानी में आए थे हमारे शहर में। तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि उससे एक दिन पहले माननीय, आप सब लोग जानते हैं कि माननीय रक्षा राज्य मंत्री भी हमारे इलाके से हैं, श्री अजय भट्ट जी। तो माननीय रक्षा राज्य मंत्री के माध्यम से हमने एक ये जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को के लिए एक चिट्ठी लिखी थी, और माननीय अजय भट्ट जी को, श्री रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी को हमने ये दी थी उनके ऑफिस में जाके। हम 8-10 लोग गए थे। ये जो है ये देखिए, इसमें जो लोग आए थे उनके साइन हैं। तो हमने दिया था। अब मैं अपनी तरफ से, उसके अलावा मैंने डीजी साहब को भी ये एप्लीकेशन, एक ज्ञापन मेमोरेंडम दिया था डीजी साहब के लिए भी, 3-4 पन्ने का था। उसको भी मैं चुपचाप नहीं करता हूँ, उसको मैंने अरेवा के कई व्हाट्सएप ग्रुपों में मैंने इनको शेयर किया था। ये जो है इसको मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जो है ये फाइल में मैंने उसकी ऑफिस कॉपियाँ रखी हुई है। ये फाइल है मेरे पास, ये देखिए पूरी ये।
तो मैं आज आपको बताता हूं कि ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो मैंने लिखा था 29 दिसंबर 2021 टाइम जो है को दिया था। ये प्रेषक हवलदार कुशाल सिंह, रिटायर्ड सदस्य असम राइफल एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन, और प्रेषित था आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, और द्वारा जो मार्फत था माननीय श्री अजय भट्ट जी, रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार। विषय था असम राइफल भूतपूर्व सैनिक, शहीद परिवार और समस्त सेवारत सैनिकों और भूतपूर्व सैनिक के जो जायज हित और अधिकारों के संबंध में ज्ञापन चिट्ठी। तो इसमें लिखा था हमने, आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सादर निवेदन इस प्रकार है कि हमारे देश भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल एक त्याग, परिश्रम, पराक्रम, शौर्य, सेवा और बलिदान के एक अव्वल इतिहास वाली महान सेना यानी कि बल है। क्योंकि इस महान बल ने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, भारत चीन युद्ध तथा भारत पाकिस्तान युद्ध में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर हजारों वीरता चक्र तथा पुरस्कार प्राप्त किए। इसके अलावा यह सेना हमेशा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की जो अंतर्राष्ट्रीय विपरीत और कठिन सीमा में सैकड़ों वर्षों से अपनी सेवा दे रही है, यानी कि 188 साल से ये सेवा दे रही है। इसमें अरुणाचल प्रदेश जो कि चीन सीमा है, प्रमुख सीमा है जहाँ पर जो है, और नागालैंड से लगी हुई जो भारत चीन सीमा है जहाँ पर 7 दिन से लेकर 28 दिन तक के भी खतरनाक रास्तों से गुजरने वाले पैदल पोस्ट शामिल हैं, जहां अभी वर्तमान में कुछ सड़कें बनकर यातायात व्यवस्था में सुधार हुआ है, लेकिन पहले यहां पर बहुत विपरीत और कठिन आवागमन की व्यवस्था थी। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसके अलावा देश के उत्तर पूर्वी राज्य जैसे असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, सिक्किम इत्यादि राज्यों में खतरनाक आतंकवाद क्षेत्रों में हमेशा विपरीत और कठिन हालातों में अपनी अथक त्याग परिश्रम से असम राइफल देश की सेवा कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, श्रीलंका, हैती देश में भी असम राइफल ने अपनी महत्वपूर्ण सेवा दे चुका है, और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सीमा और आतंकवाद क्षेत्रों में वर्तमान में हमारी कई यूनिटें सेवा दे रही हैं, और जम्मू कश्मीर वैली में, माउंटेन वैली में, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है, जो एमओडी ऑपरेशनल कमांड के में संचालित है। आगे हमने लिखा, लेकिन असम राइफल में दोहरी कमान, यानी कि असम राइफल की जो ऑपरेशनल कमांड है वो एमओडी आर्मी रक्षा मंत्रालय की है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड एमएचए यानी गृह मंत्रालय की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि असम राइफल के लोगों ने जो इतने सालों से एमओडी ऑपरेशनल कमांड में लोग सेवा दे रहे हैं, और पेंशन, वेतन, प्रमोशन एवं सुविधाओं में इसका बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, जबकि चौथे वेतन आयोग तक असम राइफल को एमओडी आर्मी की तरह 5 रुपये के मात्र अंतर से पेंशन, वेतन, प्रमोशन, ऑनरी रैंक तथा भूतपूर्व सैनिक सभी सुविधाओं का लाभ दिया जाता था। ये जरूर था कि थोड़ा बहुत पैसों में अंतर था, वो जायज़ था, लेकिन जो है कुछ मैंने पहले भी वीडियो में कई बताए, कई ट्रेडों का जो है उसमें प्रमोशन में बहुत बहुत कम प्रमोशन था। तो इसके लिए एक सिस्टमेटिकली तरीके से वो ठीक करना चाहिए था, लेकिन असम राइफल एमओडी के ऑपरेशनल कमांड में संचालित होने के कारण इसे एमओडी के एनओजी में पेंशन, वेतन, प्रमोशन, ओआरओपी सुविधाओं और एमओडी के एनओजी में जो है मिलने का पूरा जायज हक और अधिकार है, लेकिन असम राइफल के लोग अभी तक इससे वंचित हैं। और
आशा से टकटकी लगाए बैठे हैं। असम राइफल के लगभग 1 लाख से अधिक भूतपूर्व सैनिक और 65,000 सेवारत सैनिक लोग, इनके परिवार जिसमें सैनिक सहित परिवार के लोग शामिल हैं, चाहते हैं कि असम राइफल को एमओडी में मर्ज कर दिया जाए, जो इनका जायज़ वास्तविक हक है। यदि ऐसा किसी कारणवश संभव जल्दी नहीं है तो असम राइफल के लोगों की पेंशन, वेतन और प्रमोशन और सुविधाओं को एमओडी के एनालॉजी में दिया जाए, ऐसा हमारे लोग चाहते हैं। और इनका वास्तविक राइट और जायज़ हक है, जो एक लॉजिक है और एक लोकतांत्रिक मतलब संवैधानिक है। असम राइफल का पेंशन, वेतन, प्रमोशन तथा सुविधाओं का बजट रक्षा मंत्रालय के अंदर लाया जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब जो है हम उनसे कंपेयर नहीं कर रहे हैं। जब तक ये रेजिमेंट नहीं बन जाती तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन जो चौथे वेतन आयोग से पहले था तो लगभग जो है उस कैटेगरी में उसको लाया जाए, ऐसा हमारे सभी लोग चाहते हैं और इनका जो जायज़ हक है। और असम राइफल का जो पेंशन, वेतन, प्रमोशन, सुविधाओं का बजट रक्षा मंत्रालय के अंदर लाया जाए, ताकि असम राइफल के लोगों को उसका पेंशन, वेतन, प्रमोशन, सुविधाओं का जायज़ हक, सही हक, वास्तविक हक मिल सके, जो इनका जायज़ मौलिक हक और अधिकार है। और इनके त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा और बलिदान की अंतरात्मा की आवाज़ भी यही कहती है। अतः इस विषय पर यदि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आप संज्ञान लेकर तुरंत इस समस्या का समाधान करते हैं तो असम राइफल के लगभग 1 लाख से अधिक परिवार, सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक तथा लगभग 65,000 सेवारत सैनिक परिवार के लोगों के जीवन शैली में उनके जो आर्थिक सुधार में होगा, उनका देश की रक्षा सुरक्षा में सुधार की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। और यह सभी लोग आपके जीवन भर आभारी रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। कोई यहाँ पर कि सेल्समैन की नौकरी करके जो है अपना परिवार का पालन कर रहा है, अपने बालक बालिका को पढ़ा रहा है, किसी हालत में भी छोटा मोटा काम करके गुजारा कर रहे हैं। इस संबंध में असम राइफल के भूतपूर्व सैनिकों ने हमने लिखा उसमें अरेवा एआई जो एसोसिएशन बनाकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक मुकदमा दर्ज किया हुआ है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी तक उसका सकारात्मक रिजल्ट दे पाने में अभी तक असमर्थ रहा है। जबकि एसोसिएशन बने हुए उस समय 8 वर्ष हुए थे, अब तो 10 वर्ष हो चुके हैं और मुकदमा दर्ज किए हुए भी कई वर्ष हो चुके हैं। अतः हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपसे निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर शीघ्र संज्ञान लेते हुए इस महत्वपूर्ण रक्षा सुरक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए आप शीघ्र कदम उठाएंगे, जो देश हित और जवान हित दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और यह देश की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था को सुधार की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण जरूरी कदम होगा। इसी आशा के साथ हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुदी हवलदार कुशाल सिंह, रिटायर एवं अन्य सदस्य असम राइफल भूतपूर्व सैनिक। तो इसमें हमने कई लोग मेरे साथ आए थे और ये उनके जो है ये इसमें साइन कर रखे उन्होंने। तो 15-20 लोग हम गए थे माननीय रक्षा राज्य मंत्री जी के पास और लेकिन अभी तक इसमें जो है नहीं हो पाया है संज्ञान। अब किस कारण से नहीं हुआ है, क्या मजबूरी है, क्या दिक्कत है, इसमें जो है कोई अभी भी तो हमारे जवान जो है उसी समस्या से हम देख रहे हैं। खुद मेरे घर में जो है दरवाजे ख़राब हो चुके हैं और इसी तरह से लोगों का किसी का मकान तो बना लिया, लेकिन उस मकान को मेंटेनेंस करने के लिए कोई साधन नहीं है। और 10-12 हज़ार जो लोगों को बेसिक पेंशन मिलती है, 10-12-13 जो है उसमें जो है
इतना घर का मेंटेनेंस करना मुश्किल है। इसलिए बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मैं अपने मकान को बेच करके कैसे भी किराए में रहूं या कैसे रहूं, लेकिन ऐसी आर्थिक तंगी से लोग गुजर रहे हैं। तो आशा है कि लोग इसमें अब हमारी इस वीडियो के माध्यम से, अगर ये इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि देश के रक्षा सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों के अलावा देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय और माननीय यशस्वी राष्ट्रपति महोदय तक भी और पहुँचे ये। इसके अलावा माननीय रक्षा राज्य मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय गृह मंत्री जी, गृह सचिव, रक्षा सचिव, माननीय DGR महोदय तक भी ये पहुँचे, ताकि इसमें फिर एक CCS की बैठक करके इसका जो असम राइफल की जो व्यवस्था में जो है जायज़ सुधार लाया जा सके। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा मैंने एक माननीय DG महोदय DGR साहब को, श्री मैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद नायर साहब को भी ये एक अंग्रेजी और हिंदी में चिट्ठी भेजी थी इसी तरह की। तो इसे मैं पढ़ के अगली बार बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।